व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन को वापस से अपनी आगे बढ़ाएंगे। 1 2 3 वन शॉट मैंने आपको करा दिया था। चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी इज डिलीटेड फॉर दिस एकेडमिक ईयर। अभी हम चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन शुरू करेंगे और इसी पार्ट में इसको कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को और क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर है देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो हमेशा की तरह चैप्टर के नाम में ही उसका मतलब छुपा है। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो, अब आपको ये समझना है कि पहली बात तो फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी चीज डेवलप होना, कोई भी चीज बनना, कोई भी चीज जनरेट होना। और क्या डेवलप हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो रहा है। तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल अगर ये आपसे पूछे तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में या प्रोसेस में बोलूँ किसी भी चीज़ के प्रोसेस में जब कुछ बनता है, हमारे देश में जीडीपी जनरेट होती है, तो उस सिनेरियो में दो रिसोर्सेज हैं जो हमें मदद करते हैं। एक होता है हमारा रॉ मटेरियल, हमारी मशीन्स, हमारी पर्टिकुलर जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी वो सब फिजिकल लेबर में आती है। सिमिलरली उनको हम फिजिकल कैपिटल भी बोलते हैं। बट जो पर्टिकुलर लोग उस मशीन को चला रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को यूज करके, उस इनपुट को यूज करके आउटपुट बना रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल्स ही है ना। उनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं बिजनेस स्टडीज में, और यहाँ पे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? प्रोडक्शन में दो लोगों की जरूरत होती है। मशीनों की तो है ही, साथ साथ इंसानों की भी होती है। तो जो मशीनें, रॉ मटेरियल है, वो सब फिजिकल कैपिटल है, और जो इंसान ये सब चला रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल है। तो सबसे पहले क्या आता है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ, किस चीज का स्टॉक? स्किल, एक तो स्किल हो गया, एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स, सभी प्रकार के वर्कर्स जो प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं वो सब ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बनते हैं। जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, सब सब हमारा ह्यूमन कैपिटल है। इसके बाद फिजिकल कैपिटल क्या आता है? वो सभी इनपुट्स जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, मशीन, रॉ मटेरियल, ये सब फिजिकल कैपिटल होता है। ठीक है जी। अब डिफरेंस आता है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में। सबसे पहले आता है हमारे पास टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब कि आप किसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल की, तो मशीनें, रॉ मटेरियल सब आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, बाजार में आसानी से बेच सकते हो। लेकिन ह्यूमन कैपिटल की स्किल, कौन कितना एक्सपर्ट है, वो कैसे आप देखोगे, टच कैसे करोगे, वो सिर्फ फील कर सकते हो। तो ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है और मार्केट में एकदम से ऐसे नहीं बिकता है। डेप्रीसिएशन, मशीनें समय के साथ साथ डेप्रिशिएट होती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मशीनें, ये सब डेप्रिशिएट होते हैं। क्या ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रिशिएट होता है? बिल्कुल डेप्रिशिएट होता है। नई नई स्किल्स आती रहती हैं मार्केट में, नई नई रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, तो वो भी डेप्रिशिएट होता है। बट अगर कोई इंडिविजुअल टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कर रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है उसकी, प्रॉपर डेवलपमेंट पे काम हो रहा है उसके, तो फिर डेप्रिशिएट होने से बचाया जा सकता है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल का डेप्रिसिएशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। उसके बाद मोबिलिटी की अगर हम बात करें, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट ज्यादा किस में है, कम किस में है? तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे, जो फिजिकल कैपिटल है वो ज्यादा मूव करता है कंट्रीज के बीच में, मतलब मशीन्स वगैरह आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी जाती हैं। जबकि ह्यूमन कैपिटल इतनी जल्दी से नहीं जाता है, लोग जल्दी से ट्रैवल नहीं करते हैं, वो अपने यहाँ ही काम करना पसंद करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेपरेशन, क्या मशीन वगैरह उसके ऑनर से अलग करी जा सकती है? यस। सपोज मेरे पास कोई मेरा लैपटॉप है या ये कैमरा ही है, ये मेरे लिए फिजिकल कैपिटल है। अब किसी और को चाहिए कुछ शूट करने के लिए तो वो मेरे से ले जाएगा, मेरा कोई फ्रेंड है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिकल कैपिटल ऑनर से सेपरेट हो सकती है। बट अब कोई बच्चा कहने लगे सर अपना दिमाग दो ना, एक दिन पेपर दे के आना है, तो मैं कैसे दूं यार उसको निकाल के? तो ये सेपरेट नहीं करा जा सकता। ह्यूमन कैपिटल जैसे स्किल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये हमारे पास ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का डिफरेंस आता है। अब आता है सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? तो जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि समय बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा देश में, तो हर साल जितने नए इंजीनियर्स, जितने नए डॉक्टर्स, जितने नए प्रोफेशनल्स, जितने नए वर्कर्स ऐड हो रहे हैं हमारे स्टॉक में, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पिछले एक साल में कितने लोग ऐड हुए, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल में जब एडिशन होगा समय के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एक बात याद रखना बच्चों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है एडिशन ऑफ स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। ये समय के साथ ऐड होगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। सही है जी। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है, किस तरीके से स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन ये डेवलप करा जा सकता है। तो सबसे पहले ये चीज़ होगी खर्चे से। सर कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ेगा? सबसे पहले खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन पे। भाई अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो पढ़ाई तो डेवलप करनी ही पड़ेगी ना, तो यू नीड टू स्पेंड ऑन एजुकेशन फर्स्ट। खर्चा करना होगा स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, खर्चा करना होगा अच्छे कोर्सेज पे। तो एजुकेशन पे खर्चा होगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लोगों की स्किल्स डेवलप होगी। दूसरा खर्चा किस चीज़ पे करना होगा? हेल्थ पे। अब बताओ अगर एक इंडिविजुअल बहुत स्किलफुल है लेकिन वो बीमार ही रहता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो काम कर पाए, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन क्या? प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग अच्छे आर्टिकल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे खर्चा करें। उसके साथ साथ हमें कोई काउंसलिंग लेनी है, हमें पता करना है कि मुझे करियर में फर्दर क्या करना चाहिए, तो मैं एक अच्छा काउंसलर अपॉइंट करूं, वहां पे खर्चा करूं, तो सही लाइन में जाऊंगा ना मैं। तो इन्फॉर्मेशन पे भी खर्चा होना चाहिए सो दैट मुझे सही गाइडेंस मिल पाए। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्दी बॉडी होगी तो उसी में तो हेल्दी माइंड होगा, राइट। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें कौन सी ट्रेनिंग चाहिए? हमें चाहिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि इंसान काम करता करता सीखे, काम करता करता सीखे। इंसान जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे सीख भी रहा है, पैसा भी कमा रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है जो हमारे देश में देखने को मिलता है कि आपको काम भी है, आप एम्प्लॉयड भी हो और आप साथ साथ सीख भी रहे हो। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग को और ज़्यादा अप्रिशिएट करा जाए, प्रमोट करा जाए सो दैट स्किल्स डेवलप हो पाए। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। आपके जो एडल्ट्स हैं, जो अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि हम कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई रिक्वायरमेंट आ सकी है, अगर उनके लिए स्टडी प्रोग्राम्स डेवलप करे जाएं, उनके लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जो मदद करें उनको उनकी स्किल्स अपग्रेड करने में, तो हमारे एडल्ट्स भी हमारे लिए बहुत अच्छा एसेट हो सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कुछ नए प्रोग्राम लेके आएँ फॉर एडल्ट्स। तो स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें आ जाएगा, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन पे खर्चा करा जाए। माइग्रेशन का मतलब मूव करा जाए, थोड़ा सा बाहर निकलें, अपने सिटी छोड़ के कुछ और ट्रैवल करें, चीज़ें देखें। तो जब माइग्रेट करता है इंडिविजुअल तो नई चीज़ों के बारे में पता चलता है उसको, नई नई जॉब्स, नए नए स्किल्स, नए नए बिजनेसेस, नए नए लोग, उनके माइंडसेट, उनका अप्रोच, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब भी आप ट्रैवल करते हो, जब भी आप मूव करते हो। तो माइग्रेशन होगा तो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइग्रेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इट इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट। खर्चा तो होगा। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन मैंने आपको बता ही दिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ फैमिलीज को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है व्हेन दे हैव टू रेज लोन्स, भले उन्हें लोन लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए तो पढ़ाई पे खर्चा करना होगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, साउंड माइंड ओनली स्टेज इन अ साउंड बॉडी, इस पे भी खर्चा करना होगा। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब मार्केट्स, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ, काम करते करते सीखना। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि फटाफट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, बहुत सारे फॉर्मल एजुकेशन से अलग जो प्रोग्राम्स हैं एनजीओज चलाएं, गवर्नमेंट चलाए सो दैट एडल्ट्स को ट्रेनिंग दी जा सके। और एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ठीक है। अब आता है हमारे पास रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या रोल निभाता है। अगर हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे आसपास नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे, स्पेशलिस्ट बढ़ेंगे, डॉक्टर्स बढ़ेंगे, इंजीनियर्स बढ़ेंगे, तो क्या होगा? सबसे पहले होगा चेंज, बदलाव आएगा। सर किस चीज़ में बदलाव आएगा? बदलाव आएगा एक तो लोगों के इमोशनल और लोगों के मटेरियल एनवायरनमेंट में।
इमोशनल का मतलब क्या होता है? इमोशनल का मतलब होता है कि लोग जज्बातों में ना जाके ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा वो इस तरीके से सोचेंगे कि उनकी जो अप्रोच है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगी। इंसान देखेगा जब आसपास यार इतने सारे वर्कर्स हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे भी आगे देखना है, जैसा देश वैसा भेष। तो आसपास अगर लोग होंगे तो उस सिनारियो में सभी पढ़े लिखे दिख रहे होंगे तो सोसाइटी पूरी ही उस डायरेक्शन में चलेगी। तो एक तो इमोशनल एनवायरनमेंट चेंज होता है, प्लस मटेरियल, मटेरियल मतलब मटेरियल चीज़ों को देखने का नजरिया कि किस तरीके से सोसाइटी अप्रोच करती है टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो ये सब बदलाव आता है। तो क्या लिखा है? इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम्स कंड्यूसिव टू ग्रोथ एज पीपल टेंड टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड होगा लोगों में। और मटेरियल एनवायरनमेंट भी हेल्प करता है ग्रोथ में, क्योंकि सोसाइटी के पास अब ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेन्ड और स्किल्ड पर्सन होंगे। ठीक है। इनोवेटिव स्किल्स, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो देश में ज्यादा क्रिएटिव लोग होंगे, ज्यादा थॉट प्रोसेस वाले लोग होंगे, ज्यादा थॉटफुल लोग होंगे, जिससे नए नए इनोवेशंस निकल के आएंगे और हमें काफी कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स इनोवेशन, द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सनल, ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तीसरा क्या आता है? हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। हमें ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जब स्किल्स होंगी तो स्किल्स वेस्ट थोड़ी ना करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो ग्रेटर पार्टिसिपेशन होगा और इक्वालिटी देखने को मिलेगी, लोग पैसा कमाएंगे, इक्वल स्टेटस होगा, इक्वल लाइफस्टाइल होगा। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स में चेंज आएगा, लोगों के सोचने में, नजरिए में बदलाव आएगा, चीजें चेंज होंगी। तो क्या लिखा है? द नॉलेजेबल, skilled and physically fit people are powerful instrument of change in the society. Economic development of a country depends on the minds of the people and their changing attitude toward creating a will. मतलब कि लोगों का एक पूरा का पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है जब वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जाते हैं, तो मॉडर्नाइज हो जाता है, नई चीजें बनती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कंट्रोल होनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लोग ज़्यादा थॉटफुल होंगे, तो वो इंपॉर्टेंस समझेंगे कि पॉपुलेशन कम होना कितना इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज उतनी कम होती है, पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम उतनी ही कम होती है। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एजुकेटेड पर्सन्स हैव स्मॉलर फैमिलीज एज कम्पेयर टू इलिटरेट पर्सन्स। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल पॉपुलेशन। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में मदद करता है। जितने ज़्यादा स्किलफुल, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे, जितने ज़्यादा एजुकेटेड, जितने ज़्यादा जॉब्स वाले लोग, जितने ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक खाली इंसान से तो ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीता है वो इंसान जो काम कर रहा है, राइट। तो क्या लिखा है? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली मेक्स पीपल प्रोडक्टिव बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब भी देश में नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन्स की बात करें हम, कि बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, एजुकेशन ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, स्किल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम, राइजिंग पॉपुलेशन। मेजर प्रॉब्लम हमारे देश की, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे को अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ ही नहीं हो पाती है सबको, सब लोगों तक हाउसिंग नहीं पहुंच रहा, सैनिटेशन नहीं पहुंच रहा, हॉस्पिटल्स कम हैं, एजुकेशन कम है, तो अवेलेबिलिटी कम है, जिस वजह से स्किल्ड और नॉलेज भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो है पॉपुलेशन। दूसरी समस्या है ब्रेन ड्रेन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन के बाद वो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि हमारे देश में जितने भी स्किलफुल लोग हैं वो एक टाइम के बाद कंट्री छोड़ के बाहर चले जाते हैं और किसी और कंट्री में रहना शुरू कर देते हैं, वहीं से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रेन ड्रेन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी, जब तक गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं करेगी लोगों को वैल्यू करना, तो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम ऐसे ही बनी रहेगी। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो अपने स्किलफुल, अपने इंडिविजुअल जो देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका ध्यान दे और ब्रेन ड्रेन कम से कम हो हमारे देश में से। क्या लिखा है? माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स बॉर्न एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड इन इंडिया टू डेवलप कंट्रीज इज अ सीरियस थ्रेट।
द पीपल हु डिसाइड टू माइग्रेट ऑफ हाई कैलिबर, जैसे साइंटिस्ट चले आते हैं, इंजीनियर्स चले आते हैं, एजुकेशनिस्ट चले जाते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, इसकी तो बात क्या ही करें, सभी जानते हैं कि हमारे एकेडमिक्स का क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से छोटी ही क्लास से लेके बच्चे को जो एजुकेशन चाहिए वो नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अगर टीचर्स हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो टीचर्स नहीं हैं, दोनों हैं तो पढ़ाई नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे देश में चलती है, बट एक प्रॉब्लम जिस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एकेडमिक स्टैंडर्ड। अगर हम एकेडमिक स्टैंडर्ड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर हमारे स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हों तो बच्चों को अदर इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेजर प्रॉब्लम लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हमारे को पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट। मतलब अगर हम हॉस्पिटल्स देखें तो वो भी नहीं है, स्कूल कॉलेजेस देखें अच्छे लेवल पे तो वो भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें सैनिटेशन, मेडिकेशन, उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज़ कम से कम बच्चों को चाहिए या लोगों को चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। सीरियस इनएफिशिएंसीज तो आप जानते ही हैं, एफिशिएंसी नहीं है, बहुत सारा वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज़ रिसोर्सेज। ठीक है, क्या क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी, नॉन एजुकेशन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ और भी कई सारी इनएफिशिएंसीज जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और देश के ग्रोथ में एक बहुत बड़ा बैरियर बने हुई हैं। तो ये ध्यान से देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ इज एजुकेशन कंसिडर्ड एज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है एजुकेशन। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन याद करना TTL। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले TTL। सर TTL क्या है? TTL है एजुकेशन में टीचिंग, ट्रेनिंग और लर्निंग। स्कूल्स कॉलेजेस में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं जब हम एजुकेशन की बात करते हो कि टीचिंग किस लेवल की हो रही है, ट्रेनिंग किस लेवल की हो रही है और लर्निंग किस लेवल की हो रही है। क्या बच्चे के साथ एक माइंडफुल इंटरेक्शन टीचर कर भी पा रहा है या बस वैसे ही चीज़ें चल रही हैं कि बस वही किताबें पढ़ाने वाली बात है, रटवाने वाली बात है। जिस दिन ये रटने वाला सिस्टम हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा उस दिन हम ग्रो कर जाएंगे। हमारा एग्ज़ाम सिस्टम इस तरीके का है, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि आप कोई भी सब्जेक्ट का अपना क्वेश्चन ले लो, आप नेशनल इनकम का क्वेश्चन ले लो, चलो इको की बात कर रहे हैं हम, तो नेशनल इनकम में एक बच्चा वो है जिसको नेशनल इनकम बहुत अच्छे से समझता है, उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं बट उससे रटा नहीं जाता। तो एग्जाम में उसको फॉर्मूला याद नहीं था तो उसके नंबर कट जाएंगे, वो फेल हो जाएगा। लेकिन एक वो बच्चा है जिसे नेशनल इनकम का कुछ नहीं पता कि नेशनल इनकम क्या है, कैसे है, किस तरीके से चलता है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो फॉर्मूला याद करके गया और उसने फॉर्मूला याद करके वहाँ पे फॉर्मूला देखा, लिखा अपनी कॉपी में, वो एलिमेंट्स ढूंढे, मिले, लगा दिया, उसको पूरे नंबर मिलेंगे, जबकि उसे नेशनल इनकम का कुछ नहीं पता। और जिसे सब पता है, रटा नहीं उसने, वो बेचारा फेल हो जाएगा। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम इसी सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं सालों से। तो ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, ये इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। एजुकेशन इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, जो कि हमारे देश में नहीं हो पा रहा है। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एजुकेशन डेवलप करता है साइंस और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन से नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो हर रीजन में वो होता है डेवलप। इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स, कल्चर डेवलप होता है। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटीज डेवलप होती हैं। इट एक्सटेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल, लोगों का जो माइंडसेट है, मेंटल हॉरिजन है, सोचने की क्षमता है, वो वाइडन अप होती है। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। यहीं से आप समझ सकते हो कि एजुकेशन से कितने सारे सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, कितने सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको लिखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की क्यों इंपॉर्टेंस है या गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि पूरे देश तक एजुकेशन पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या लिखा है? द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, बड़े बड़े स्कूल्स बनाने, बड़े बड़े एरियाज बनाने, इसमें बहुत पैसा लगेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को आगे बढ़ के आना होगा और इस पर्टिकुलर सेक्टर पे काम करना होगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट
अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर कॉस्ट। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइवेट इन्वेस्टर आए, आके पैसा लगाएं और कुछ कमाए भी ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप ये चाहते हो कि एक तरीके से एजुकेशन सब जगह तक पहुंचे और वो बहुत एक्सपेंसिव ना हो, तो उस सिनेरियो में आपको गवर्नमेंट को आगे आना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, सारे स्कूल्स बनाने होंगे, सो दैट बाद में अगर प्राइवेट सेक्टर भी उसमें काम करना चाहे तो वो कर सकता है। एक इस तरीके से भी हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स बना के प्राइवेट सेक्टर को फिर लेंड कर दे कि आप इतना रेंट दो और चलाओ, अच्छे से बना के हम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे दे, प्राइवेट सेक्टर उसका मैनेजमेंट देख ले, तो भी बहुत अच्छा चल सकता है। उसके बाद क्या आता है, पीपल इन पुअर कंट्री लाइक इंडिया कांट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, तो इस पर ध्यान देना होगा। उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अगर हम इंडिया में एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो कैसे ग्रो हुआ। अब एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम से अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो इफ़ वी कंपेयर आवर एजुकेशन सिस्टम 1947 और आज का टाइम, तो काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है हर तरफ से। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, ग्रोथ भी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल एजुकेशन की। तो जनरल एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है इंडिपेंडेंस से लेके आज की डेट तक। तो जनरल एजुकेशन धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। जनरल एजुकेशन में हम जनरली सभी क्लासेस को कंसिडर करते हैं रादर देन टेकिंग अ स्पेसिफिक क्लास। उसके बाद हम छोटे 1 to 8 की बात करते हैं, क्लास 1 to 8 एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में भी हमारे जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं वो काफ़ी डेवलप हुए हैं और इंक्रीज हमें देखने को मिला है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर भी। उसके बाद हम 9 to 12 यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं। ओहो, यहाँ पे एलिमेंट्री हटा लेना, यहाँ पे भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लिख देना। ये एलिमेंट्री हटा के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। ये भी डेवलप हुए हैं, काफ़ी अच्छे से डेवलप हुए हैं। पहले काफ़ी कम थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, अभी फिलहाल काफ़ी डेवलपमेंट हमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भी देखने को मिला है। देन वी मूव ऑन टू हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी नंबर बहुत डेवलप हुआ है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको डेटा लर्न नहीं करना है, डेटा आपको गिवन होगा। तो बस आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको एजुकेशन में ग्रोथ लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, जनरल एजुकेशन बढ़ गया, उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ में डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, ठीक है। रूरल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी देखने को मिली है। फ्री एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ रूरल एरियाज हैव आल्सो विटनेस्ड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल सेटअप करी गई जिसमें 14 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि रूरल एरियाज में एजुकेशन कितना ग्रो हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। उसके बाद टोटल लिटरेसी कैंपेन। टोटल लिटरेसी कैंपेन नेशनल लिटरेसी मिशन के तहत डेवलप हुआ है, जिसके अंदर हम लोग एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च्ड टू रेंडर एवरीबडी लिटरेट इन द कंट्री। ये प्रोग्राम का नाम अब दोबारा से रिकास्ट करा गया है साक्षर भारत के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है साक्षर भारत। इसको नेशनल लिटरेसी मिशन या टोटल लिटरेसी कैंपेन, यहाँ से साक्षर भारत की तरफ और एजुकेशन को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल फोकस है फीमेल एजुकेशन के ऊपर। द प्रोग्राम कवर्स ऑल दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव। तो अगर आपसे एक नंबर में पूछ ले कि फीमेल एजुकेशन पे फोकस करता हुआ कोई प्रोग्राम, तो साक्षर भारत, टोटल लिटरेसी कैंपेन। इसके बाद आता है बेटा जी एजुकेशन। इतना सब करने के बाद भी एक चैलेंज बना हुआ है देश के लिए, मतलब इतना कुछ कर दिया, एजुकेशन तब भी एक चैलेंज है। चैलेंज क्यों है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनइक्वालिटी। हमारे देश में अभी भी लोगों की सोच यही है कि अगर लड़का है तो हायर एजुकेशन करेगा, लड़की है तो नहीं करेगी। मतलब सभी के लिए नहीं है, बट स्टिल हमारे देश में ये एक चैलेंज है कि बॉयज़ और गर्ल्स में एजुकेशन के लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। बॉयज़ को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर गर्ल्स व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। तो क्या लिखा है यहाँ पे, जेंडर बायसनेस, देयर इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट जेंडर बायसनेस इन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू मेल एंड फीमेल। एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज चाहिए ताकि लोगों का एटीट्यूड बदल सके। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है वो होती है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन सेक्टर हो। बट प्राइवेट एजुकेशन कंपैरेटिवली एक एक्सपेंसिव एजुकेशन है। जब एक्सपेंसिव एजुकेशन है तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा।
तो यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो प्राइवेटाइजेशन आती है कि स्प्रेड तो हो रहा है बट अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो क्या लिखा है, देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव प्राइवेट एजुकेशन हैज वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। ठीक है, इसके बाद लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जितना सरकार प्रॉमिस करता है उतना खर्चा नहीं करता एजुकेशन के ऊपर। गवर्नमेंट बोलता है कि हम 6% जीडीपी का खर्च करेंगे एजुकेशन पे, बट जो एक्चुअल निकल के आता है वो 4% 4.5% आता है। तो जितना खर्चा एजुकेशन पे होना चाहिए वो खर्चा देश में नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, लो रूरल एक्सेस लेवल। लो रूरल एक्सेस लेवल का मतलब हो गया कि रूरल एरियाज तक एजुकेशन का एक्सेस नहीं है। जितना एजुकेशन स्प्रेड हुआ है अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में अभी हमें देखने को नहीं मिलता। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एक अच्छा स्कूल भी नहीं है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है एक अच्छे स्कूल के लिए, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। फ्यूल भी बहुत एक्सपेंसिव है, कैसे ट्रैवल करेगा बच्चा इतना। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रूरल एरियाज में एजुकेशन का एक्सेस अभी तक नहीं है। इसके बाद इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन का मतलब हमारे यहाँ मेनली जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड रह गई है कि भाई पढ़ लिए, डिग्री ले ली, दैट इज इट। काम आता है या नहीं आता है उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। कितना काम आता है, कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। फोकस यही है कि डिग्री होनी चाहिए भाई साहब। अब डिग्री है, आता कुछ नहीं, क्या करोगे ऐसी डिग्री का। तो वोकेशनलाइजेशन की जरूरत है, स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है रादर देन डिग्री बेस्ड एजुकेशन की। तो एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। मिलियंस ऑफ एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है, ठीक है। और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अभी बहुत दूर है, लोग अभी भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से काम मिले और बेरोजगारी से बचा जाए। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स देखने को मिलते हैं हमारे देश में, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है। लगभग 36 करोड़ पीपल अभी भी इलिटरेट कंसिडर करे जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, बहुत सारी कंट्रीज के गला भी मेरा खराब हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन को भी एक्सीड कर जाता है कि इतने ज़्यादा इलिटरेट हमारे देश में हैं, जो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हमें काम करना होगा और डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देना होगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर से बोलूँगा, डेटा के पीछे मत भागना, टॉपिक्स और अंडरस्टैंडिंग रखना। बाकी अब जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आप खुद बना सकते हो, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। तो आराम से करते चलो, आपका इंडियन इको ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। दिस चैप्टर इज ओवर। अगली क्लास में एक और चैप्टर करेंगे और इंडियन इको को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।